को सेपरेट करते हैं, यानी आइसोटोप्स को हमने प्रिपेयर नहीं करना है, आइसोटोप्स को हम जो है वो सिर्फ सेपरेट करने जा रहे हैं। मतलब मेरे पास एक गैस है, दैट वी हैव अ चैम्बर, एक मेरे पास चैम्बर है जी ये वाला, इसमें मैंने गैस ली है, दैट इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, वी हैव अ हाइड्रोजन गैस। अब मुझे पता है कि जो हाइड्रोजन गैस है अगर उसको मैं देखता हूँ तो हम इन लोगों ने ये पढ़ा कि हाइड्रोजन के 3 इसमें आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन गैस के अंदर, ठीक है। कौन कौन से आइसोटोप्स हैं, ठीक है, बड़े आराम से मेरी बात सुननी, मैंने कहा ये 2 दिन का टॉपिक है हमारा जो मैंने कंप्लीट करना है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है उसके अंदर नेचुरली 3 तरह के आइसोटोप्स मौजूद हैं। एक आपको पता है कि उसको हम बोलते हैं H11, एक आपको पता है उसको हम बोलते हैं H12, और दूसरा आइसोटोप आपको पता है कि H13, ठीक है। ये तीनों आइसोटोप्स इसमें मौजूद हैं। हम लोगों ने क्या करना है, इनको सेपरेट करना है, और ये नेचुरली इसमें मौजूद है। इसका जो पहला चैम्बर उसको बोलते हैं वेपराइजर। वेपराइजर क्या है कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट ऐसा है जो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, तो अगर वो सॉलिड फॉर्म है तो मैं उसको हीट करके तो उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन अगर वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं उसको वेपराइजर को ऑन नहीं करूंगा। यानी वेपराइजर का मतलब कि अगर मेरा वो एलिमेंट जिसके आइसोटोप्स में अलहदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो सॉलिड फॉर्म है तो उसको मैं वेपराइज कर दूंगा, अगर वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है तो फिर मैं वेपराइजर अपना ऑन नहीं करूंगा। ये मेरा पहला चैम्बर जो है वो कौन सा है, वेपराइजर। दूसरा जो मेरा चैम्बर है, अब मैं सपोज हाइड्रोजन गैस लेता हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन गैस इसमें लेता हूँ तो हाइड्रोजन गैस जब इसमें रखता हूँ तो मैं वेपराइजर को ऑन नहीं करूंगा। अब ये हाइड्रोजन गैस है उसका सैंपल जो है वो इस दूसरे चैम्बर में चला जाएगा, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर में हमने क्या करना है, जब ये गैस इसके अंदर आती है तो मैं इसके ऊपर बम्बार्टमेंट करता हूँ, ठीक है। बम्बार्टमेंट किसकी करनी है मैंने, ठीक है, मेरे पास बम्बार्टमेंट करने के लिए अल्फा पार्टिकल्स होंगे या इलेक्ट्रॉनिक बीम होगी, ठीक है। यानी मैं बम्बार्टमेंट कर रहा हूँ इसके ऊपर, किसकी बम्बार्टमेंट कर रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल्स है मेरे पास, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, या मेरे पास है वो इलेक्ट्रॉनिक बीम है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो क्या करेगी, आराम से मेरी बात सुनते जाना आपने, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। देखो, अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉनिक बीम की मैं बम्बार्टमेंट करने से मेरा पर्पस क्या है। देखो, अगर इसमें आइसोटोप्स मौजूद है, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कि डेफिनेटली मुझे पहले समझाने की मैं आपको जिक्र कर लिया कि H11, H12, H3 इसमें आइसोटोप्स मौजूद हैं, मैं इनको सेपरेट करना है मैंने, ठीक है। लेट ये आइसोटोप्स किस फॉर्म में होंगे मैं इसको आपको समझाता हूँ कि एक मेरे पास जो है वो ए आइसोटोप, ठीक है, एक ई आइसोटोप मेरे पास, और एक है मेरे पास ई आइसोटोप। अब इसमें क्या है कि 1 इसका एटॉमिक नंबर मीन 1 प्रोटॉन, ठीक है, ये इसका 1 प्रोटॉन, इसके अंदर भी क्या है 1 प्रोटॉन, ठीक है, इसके अंदर भी क्या है 1 प्रोटॉन, और इसके अंदर क्या है जी 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 1 1 ही, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके अंदर भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके अंदर एक एक प्रोटॉन सब के अंदर और एक एक क्या है इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो 1 है सबका, एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन मुझे पता है कि इस नंबर में से ये नंबर मैं माइनस करूंगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। अब पहले में न्यूट्रॉन कोई नहीं, ये मैथ नंबर का मुझे पता है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अगर इसमें नंबर में से ये माइनस करूंगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। अब इसका मतलब आ गया कि दूसरे की जब मैं बात करूंगा तो दूसरे के अंदर जो है वो आ जाएगा इसके अंदर एक न्यूट्रॉन, ठीक है, ये न्यूट्रॉन इसके अंदर आ गया, और इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन आ जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है जी। अब मैं जैसे इसको बम्बार्टमेंट करता हूँ तो बम्बार्टमेंट से क्या होता है, जैसे कि बम्बार्टमेंट मैंने की है तो बम्बार्टमेंट से ये वाला जो अल्फा पार्टिकल ने इसको हिट किया इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएंगे तो सब के ऊपर चार्ज आ जाएगा, और चार्ज इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, +1 चार्ज, ठीक है।
इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, +1 चार्ज, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, +1 चार्ज। अब मैं इसको बोलूँगा सर इनकी m/e वैल्यू अगर मैं बोलूँगा, ठीक है, m/e वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं पहले आइसोटोप की m/e वैल्यू लिखूंगा तो इसका मैस 1 और चार्ज क्या है 1, दूसरे की m/v वैल्यू क्या है, मैस क्या है 2 और चार्ज क्या है 1, तीसरे की m/e वैल्यू को देखेंगे तो मैस क्या है 3 और चार्ज क्या है 1। इसका मतलब आ गया कि तीनों की m/e वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आ गई, इसकी 1/1, इसकी 2/1, इसकी 3/1। अब इनके ऊपर चार्ज कौन सा, प्लस चार्ज है। ये मैंने एक पोरस पार्टीशन रखी हुई है और इसको बोलेंगे नेगेटिव ग्रिड दे दिए, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ग्रिड, ठीक है, इसका नाम है नेगेटिव ग्रिड। नेगेटिव ग्रिड का मतलब क्या है कि इसके ऊपर मैंने नेगेटिव चार्जेस को दिया हुआ है। जब इसको भी मैंने नेगेटिव चार्जेस को दिया हुआ है, सब यानी इस प्लेट के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्जेस के ऊपर। अब ये नेगेटिव चार्जेस पूरी प्लेट के ऊपर आया हुआ और ये पोरस प्लेट है। जैसे ये आयन जो है वो यहाँ से निकल के इधर को ट्रेवल करेंगे इस तरफ, ठीक है। अब ये आयन जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ये आयन ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ये आयन ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ये आयन ट्रेवल कर रहे हैं। क्यों ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव ग्रेड इनको अट्रैक्ट करते हैं। जैसे इनको अट्रैक्ट करेगा तो ये आगे सारे आयन जो है वो एक ओपनिंग में से पास होंगे, जो ओपनिंग से नहीं हिट करेंगे दूसरी तरफ वो वहाँ से रुक जाएंगे, ठीक है। अब ये जो आयन सामने आएंगे और वो यहाँ आके ओपनिंग से गुजरेंगे, जब ओपनिंग में से गुजरेंगे तो उनकी एक बीम बन जाएगी, ठीक है। अब ये ऐसे इनकी बीम बनेगी और ये ऐसे बीम बन गई। मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैंने क्या शो किया। अब ये बीम ऑफ रेज यहाँ से पास हो रही है। ये जो सारा एरिया है ना, इसके अंदर मैंने जो है वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी ये क्रॉस क्रॉस का मतलब कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस क्रॉस मतलब कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई किया सारे एरिया के ऊपर, ठीक है। और जैसे ये आयन मैग्नेटिक फील्ड में से पास होते हैं तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में से पास करता हूँ तो वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करती है। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड में से पास करना है तो उसने मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करनी है। जब डिफ्लेक्शन शो करनी है तो इसने तीन, अगर इसमें 3 आइसोटोप्स होंगे तो दे विल स्ट्राइक एट 3 डिफरेंट पोजीशन है। क्यों 3 डिफरेंट पोजीशन पे स्ट्राइक करेंगे भी, जिसकी m/e वैल्यू जो है वो कम होगी ना वो जल्दी बेंड हो जाएगा, जिसकी m/e वैल्यू ज्यादा होगी वो देर से बेंड होगा, और जिसकी m/e वैल्यू और ज्यादा होगी वो और दूर जाके हिट करेगा। यानी इसको अगर मैं इसकी हिटिंग पोजीशन आपको बताऊं, ठीक है, तो ये आपका जो है वो ये वाला आइसोटोप आपका जो है, ठीक है, उसको अगर हम देखें, ठीक है, तो ये आपका आइसोटोप यहाँ आके हिट इधर का है, ठीक है। और ये वाला जो आपका आइसोटोप जो है, ठीक है, इसको अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका इधर हिट कर है, ठीक है। यानी जिसकी m/e वैल्यू ज्यादा होती है ना उसका मोमेंटम ज्यादा है और उसको रोकना मुश्किल काम, क्योंकि इसने डिफ्लेक्शन शो करनी है इसने, लेकिन डिफ्लेक्शन ज्यादा कौन शो करेगा, जिसकी m/e वैल्यू कम है, और जिसकी m/e वैल्यू ज्यादा है वो कम डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो इधर मैंने इनको पॉजिटिव आयन बनाने का मेरा मकसद जो था वो ये मकसद था कि ये डिफरेंट एंगल पर डिफ्लेक्शन शो करें। अब अगर किसी एलिमेंट के अंदर 3 आइसोटोप होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे तो दे विल बेंड एट डिफरेंट डिफरेंट एंगल है, और डिफरेंट एंगल पर बेंड करेंगे। जैसे वो डिफरेंट एंगल पर बेंड करेंगे तो डिफरेंट पोजीशन पे वो स्ट्राइक करेंगे।
अब जैसे वो डिफरेंट पोजीशन पे स्ट्राइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि एक यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ इधर स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ इधर स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 3 पोजीशन पे स्ट्राइक कर रहे हैं तो 3 तरह के आइसोटोप्स होंगे, अगर 4 डिफरेंट पोजीशन पे स्ट्राइक कर रहे हैं तो 4 डिफरेंट तरह के आइसोटोप्स होंगे। तो इस तरह मैं आइसोटोप्स को सेपरेट कर लूँगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो मकसद होता है, ठीक है, ये हर एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो उसका बेसिक डिज़ाइन यही होता है और इसके ज़रिए हम आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ हमने एक और इंस्ट्रूमेंट शो किया होता है, ठीक है, और वो है हमारा इलेक्ट्रोमीटर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमीटर, या इसको बोलेंगे आयन कलेक्टर। आयन कलेक्टर, ठीक है, या इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमीटर। इसको इलेक्ट्रोमीटर बोलेंगे या इसको बोलेंगे आयन कलेक्टर। अब ये जो इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर है, जब ये आयन में जाके स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ करंट प्रोड्यूस होती है इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। अब वो करंट कितनी प्रोड्यूस होती है, लुक एट है। मैं अगर उस करंट की बात करूं, ठीक है, तो वो करंट जो है उसकी एक पीक बनेगी ऐसी, ठीक है। यहाँ एक पीक बनेगी उसकी, ठीक है, यहाँ, ठीक है, एक उसकी पीक यहाँ बनेगी, ठीक है, और एक उसकी पीक यहाँ बनेगी। अब ये जो पीक मुझे बताती है कि इधर आयन की तादाद कितनी, उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, क्योंकि इधर करंट जब प्रोड्यूस होनी है तो करंट ने एक पीक बनानी है, और वो जो पीक इसकी बननी है, उस पीक जो उसका जो हाइट होनी है वो मुझे इसके में बताना है कि इसकी अबंडेंस कितनी। सो ज़्यादा अगर बड़ी पीक बनेगी तो अबंडेंस ज़्यादा होगी, अगर पीक छोटी बनेगी तो अबंडेंस क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। अब यहाँ एक और चीज़ आती है कि उसका हमारा टॉपिक से तल्लक कोई नहीं है। वो हमें कहते हैं कि मैं आपको एक खेल बताता हूँ, और वो खेल क्या है, कहता है वो ये है कि आप किसी भी आयन की जो m/e वैल्यू है, m/e, कहता है ये किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है, ठीक है, ये h स्क्वायर यानी जो m/e वैल्यू, अगर इसको हम देखें तो मैं जस्ट इसको मैं ज़रा टच कर लूँ, जी, कहते हैं इसकी जो m/e वैल्यू है वो है आपकी, ठीक है, जो है वो h स्क्वायर r स्क्वायर ओवर 2e। जरा बुक से चेक करेंगे, ये लिखा हुआ है, हाँ जी, ये लिखा हुआ है कि और कुछ जी लिखा सर, हुआ है, यही लिखा हुआ है, ये यही लिखा। लिखा हुआ है। अच्छा, ये इसका ताल्लुक इस टॉपिक से नहीं है, मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा हूँ। देखो, ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई किया ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इसकी स्ट्रेंथ को बोलते हैं एच। एच इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। ई क्या है, ई इज अ स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो मैंने इसको चार्ज दिया नेगेटिव चार्ज, ये मेरा ई है। ई इज अ स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला, ठीक है। m/e वैल्यू ये वाली, एच मैग्नेटिक फील्ड, आर क्या है, ये जो रेडियस बन रहा है, ठीक है, यानी रेडियस आपका ये जो बनता है, और दूसरा रेडियस आपका जो ये हर एक का जो रेडियस है आर, वो आर आपका ये है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो m/e वैल्यू इसके बराबर रहती है। यहाँ से मैं h को चेंज करके या e को चेंज करके ना, मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ कि इनके रेडियस चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, और इसका कोई काम नहीं कि मैं इसको यहाँ हिट करवा लूँ, ठीक है, यहाँ हिट करवा लूँ, इधर करवा लूँ, इधर करवा लूँ, ठीक है। जैसे एक बीम है तो आपके हाथ में एक लेजर बीम पड़ी हो, ठीक है, तो आप दीवार के ऊपर कभी इस पोजीशन पे मारें, कभी इस पोजीशन मारें, इस पोजीशन मारें, बीम की स्ट्रेंथ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, बीम में जो लाइट निकल उससे फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ फर्क नहीं पड़ना है कि लाइट उसकी दीवार के ऊपर पोजीशन चेंज होगी। तो यहाँ से मैंने सिर्फ जो है वो एच और आर को या ई को चेंज करके ना, ठीक है, तो मैं इनके रेडियस चेंज कर सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता इससे।
ठीक है। अब ये मेरा मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैस स्पेक्ट्रोमीटर दो तरह के होते हैं। एक जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है आपका है वो आस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर, आस्टन, और दूसरा आपका डेम्स्टर। डेम्स्टर दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क ये था कि एक में जो है वो हमने वेपराइज़र इस्तेमाल किया था और दूसरे में हमने वेपराइज़र इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि अगर मेरे पास एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में होगा तो मैं इसको जो है वो वेपराइज़र इस्तेमाल कर लूँगा, अगर मेरे पास एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा तो मैं वेपराइज़र इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है ना। अब ये टॉपिक आपको मैंने तकरीबन 75% पढ़ाया, अभी 100% नहीं पढ़ाया, ठीक है। आपने इसको कल 100% पढ़ना है और फिर अगली बातें जो रह गई हैं वो मैं कल बताऊंगा, फिर मैं बुक से रीड कराऊंगा आपको, ठीक है ना। तब ये टॉपिक हमारा आपने ये सारा पढ़ना है इसको, ठीक है ना। तो मैं इसको फिर कल रीड कराऊंगा आपको, ठीक है ना, और साथ इसको फिर गो थ्रू आपको बुक से कराऊंगा, ठीक हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया, आज इतना काफ़ी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।